हेलो बच्चों। आज हम लोग डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को समझेंगे। इलेक्ट्रिकल का जो ब्रांच पेपर आपको पढ़ना है, आज उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आगे हम लोग अपने ब्रांच पेपर में कैसे मजबूत होंगे जिससे हमारे आने वाले समय में जॉब लेने में आसानी हो, उस पर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिकल बाकी सब्जेक्ट्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए काफी आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान अगर आप इस सब्जेक्ट को समझ जाते हैं तो इससे आसान कुछ नहीं। अगर आप समझने नहीं चाहते हैं, अगर रटने की प्रयास करते हैं तो फिर मुश्किल है जॉब लेना। तो चलिए इलेक्ट्रिकल को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको एक पक्का और एक परफेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बनाना है, इस पर काम करते हैं। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं और पहला जो ब्रांच पेपर है वो आपको बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम सीखना है। उसमें पावर सिस्टम यानी पावर का जनरेशन कैसे हो रहा है। पावर का जनरेशन मतलब डैम्स हो गया, थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, इन सब पावर प्लांट्स में पावर का जनरेशन कैसे हो रहा है, हम सबको ये सीखना है। उसके बाद वो पावर जनरेशन के बाद आप तक कैसे पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है ये भी तो सीखना पड़ेगा। जनरेशन हो गया, लेकिन मेरे घर तक कैसे बिजली आ रहा है ये भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद जनरेशन हो गया, पहुंच गया आपके घर, लेकिन क्या करना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है। तो बिजली बिल का क्या सिस्टम है, टैरिफ्स क्या है, हमारे बिजली का हम यूज करने के बाद किस रेशियो में हम उसका भुगतान करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, उसको सीखना है। और आज जैसे आने वाले समय में जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। सब्स्टिट्यूट यानी हम सोलर की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है उसके तरफ जा रहे हैं। तो हम सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और इस पावर सिस्टम को तो एकदम आसानी से चुटकी बजा के सीख ही जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में मास्टरी कैसे करना है इस बात को भी सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला, आज चूंकि सिलेबस का भी डिस्कशन करना काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम आपका सब्जेक्ट रहने वाला है पहले सेमेस्टर में। बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट। मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, वो जो डैम्स होता है ना, डैम्स, झारखंड में रह रहे हैं तो माइथन डैम, पंचेत डैम, तेनूघाट डैम सुने होंगे। तो इन डैम्स में, डैम्स को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, आवर मोटिव फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बिजली का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बारे में, एक डैम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे उत्पादन करते हैं, कैसे जनरेशन करते हैं एक डैम से, उस पूरे सिस्टम को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम कहेंगे। तो पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा, उसी में हमारा थर्मल पावर प्लांट हो जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या होता है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट सीटीपीएस सुने हैं, बीटीपीएस सुने हैं, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। तो इन सब जगहों पर हमारा पावर का जनरेशन होता है। थर्मल मतलब गर्म, आग, कैसे चिमनी से धुआं निकलता है, तो क्या होता है, कैसे पूरे सिस्टम कैसे बना हुआ है, कैसे हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे कितना कोयला देंगे, कितना आग निकलेगा, कितना धुआं निकलेगा और कितना बिजली निकलेगा, सब कुछ सीख जाइएगा आप। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। उसी के बाद उसी में क्या, एक उसी में, उसी यूनिट में क्या है, एक थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में जैसे जितनी भी चीजें हैं, देखिए जैसे एडवांटेज, नॉन डिसएडवांटेज जो है हाइड्रो का, हाइड्रो कौन सा, मतलब हाइड्रो से आपका थर्मल कैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी एफिशिएंसी क्या है और कैसे उसमें और सुधार किया जा सकता है, सभी चीजों को हम बारीकी से सीखेंगे। एक एक छोटे छोटे जितनी भी हमारी, मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट में जितनी भी इक्विपमेंट्स लगे हैं,
सबको छोटी 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 चीज़ों को हम सीखेंगे और हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो पहला यूनिट में ही आपका क्या क्या था, थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट। सेकेंड यूनिट में है न्यूक्लियर, डीजल एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर मीन्स हाइड्रोजन फ्यूजन फिजन जानते हैं ना, तो वही जो आप 7-8 में पढ़े हैं उसी का एडवांस वर्जन, कैसे हम लोग फिजन करके कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम एनर्जी को जनरेट करके और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, चाहे काइनेटिक एनर्जी का कीजिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का, उन्हीं सब चीज़ों को कैसे ट्रांसफॉर्म करके और कैसे, अब मान लीजिए ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है और टरबाइन में गिरा, घूम गया, ऊपर से गिर रहा है तो कौन सा फोर्स, mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी गिर रहा है चल रहा है तो mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मिश्रण से, मिक्स से हम लोग को क्या मिल रहा है, टरबाइन घूम जा रहा है। कौन से पावर प्लांट में हो रहा है, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। कैसे समझेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। तो सिलेबस पे फिलहाल फोकस रखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और गैस टरबाइन पावर प्लांट, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। इसी में जितने भी छोटी छोटी बारीकियां हैं इसको समझेंगे। और अब जैसे जैसे गवर्नमेंट देख रही है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका कॉस्ट बढ़ रहा है प्रोडक्शन का, कोल जो है वो लिमिटेड है, सोर्सेज जो खत्म होते जा रहा है, इसलिए सरकार अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर जोर दे रही है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे हमारा क्या आ रहा है, सोलर। आज आप देख सकते हैं जितनी भी आपके ऑफिस हैं, जितने भी देखिएगा स्कूल्स वगैरह में भी अब धीरे धीरे सोलर की तरफ हम ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी पढ़ना है कि सोलर पावर प्लांट में कैसे हमारा काम होगा, कैसे सोलर पावर प्लांट से हम एनर्जी को जनरेट करेंगे, कैसे विंड एनर्जी से हम एनर्जी को जनरेट करेंगे। ये तीसरा यूनिट है हमारा, सोलर, फोटोवोल्टेइक सिस्टम एंड विंड पावर प्लांट। तीसरा हमारा वो था। चौथा हमारा बायोमास पावर एंड फ्यूल सेल हाइब्रिड पीवी सिस्टम। और इसके बाद हमारा पांचवा जो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम में पूरी चीजें जो आप बिजली का यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद किस आधार पे हम पैसा दे रहे हैं बिजली के उत्पादन में। हमारे घर में जो मीटर लगा है तो बिजली बिल जमा करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, उसी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम में हम लोग को पूरा उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। एकदम खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना बिजली बिल उठ रहा है और कितना नहीं उठ रहा है, सब कुछ। तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम हो गया। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कहें हम पूरे पावर सिस्टम में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन पार्ट का जो यूज है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, डिप्लोमा दीजिए, डिप्लोमा बेसिस में कोई एग्जाम दीजिए, बीटेक में आप जेई बनने जाइए, एई बनने जाइए, आप मास्टर्स कीजिए, आप पीएचडी कीजिए, आपको ये पोर्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको भी काफी बारीकी से समझना है। अब सोचिएगा कि ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो ट्रांसमिशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन तो हो जा रहा है, जनरेशन तो हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जा रहा है, लेकिन आफ्टर जनरेशन वो हमारे घर तक कैसे आ रहा है, क्या हुआ वो ट्रांसमिशन। अब घर से आपके मोहल्ले के जो ट्रांसफॉर्मर है, उस ट्रांसफॉर्मर से आपके घर तक जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन में किन किन चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलों से हमें सामना करना पड़ता है, किस तरह के लॉसेस आते हैं, कोरोना लॉस क्या है, आपका स्किन इफेक्ट क्या है। छोटी 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 चीज़ें हैं जो पूरी लाइफ टाइम आपको काम देंगी। तो इन सब चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ही है, इंपॉर्टेंट पार्ट था इसीलिए मैंने कहा। और बस
यहीं तक आपके जितने भी यूनिट्स हैं खत्म हो जाएंगे। तो सिलेबस में क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन पढ़ना आपको है और पढ़ाना हमको है। हम समझाएंगे, आप समझेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको काफ़ी इजी और काफ़ी आसानी और शॉर्टकट तरीके से चीज़ों को समझकर लाइफ टाइम कैसे याद रखेंगे इस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यूनिट क्या है? बेसिक्स ऑफ, मतलब सिलेबस क्या है हमारा, पहला सब्जेक्ट क्या है इस सेमेस्टर में? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, कोई भी आपका पावर प्लांट का हम यूज करके जो जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो कहीं ना कहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। चाहे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलें, चाहे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलें, चाहे हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलें। क्लियर? तो सारा जितना भी पावर प्लांट है हमारा, सब ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। एक एक चीज को आसानी से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। लेकिन जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये पावर सिस्टम, आप बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप 10th कर कर आए हुए हैं, तो ये पावर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। पावर मतलब दबदबा नहीं, इलेक्ट्रिकल का पावर। तो इस पावर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे बना, क्या बना, क्यों आया, चलिए समझते हैं। तो पावर के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें, पावर के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें, पावर को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो अगर बेसिक चीजों को अगर समझे, बेसिक चीजों को समझे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड रेट एट विच वर्क इज डन। क्या बोलते हैं उसको? पावर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहीं ना कहीं पावर को अगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, तो सिंपल एक चीज समझ में आता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, जो हम लोग 8, 9, 10 में पढ़ते हैं। ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जो है काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। इतनी आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड रेट चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। उसको अगर दरकिनार कर हम इलेक्ट्रिकल पावर को समझें, तो पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, चलिए इसको समझने के लिए हम अगर पावर के फॉर्मूला में जाते हैं, और क्लियर होगा आपको धीरे धीरे। पावर के फॉर्मूला में जाते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। वी मतलब वोल्टेज, V मतलब वोल्टेज, और I क्या है हमारा? करंट। करंट तो वोल्टेज इंटू करंट तो आ गया। ठीक। पावर का फॉर्मूला भी हो गया, वोल्टेज इंटू करंट। बल्ब देखते हैं हमारा 10 वाट 20 वाट, वो क्या है? पावर ही, इलेक्ट्रिकल पावर। तो मोटा मोटी चीज तो हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप 9th 10th करके आए हैं, तो आपको वोल्टेज का भी नॉलेज काफी बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं। करंट का भी नॉलेज आपको पूरी बारीकी से होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले वोल्टेज और करंट को समझेंगे, फिर हम लोग पावर को समझेंगे। तो करंट क्या है? करंट क्या है? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ा है। करंट क्या है? थोड़ा सोच कर देखिए। करंट की जब बात करें, तो सबसे पहला इसके अंदर अगर जाएं, तो करंट से पहले आता है हमारा चार्ज। ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, किस रेट से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? चार्ज। तो इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना हम लोग कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट एट विच
चार्जेस चेंजिंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। ठीक, अभी तक कोई कंफ्यूजन? अब करंट जब समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एसआई यूनिट करंट का क्या है, एम्पेयर है। ठीक है, सबको पता है, कोई नया चीज़ नहीं है, बस मैं एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है अभी फिलहाल, मैं आपको एक रिवीजन के लिए समझा दे रहा हूँ कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तब हम लोग पावर सिस्टम को समझेंगे, फिर पावर सिस्टम में क्या पढ़ना है उसको समझेंगे। तो रेट एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ऐसा यूनिट क्या था हमारा, एम्पेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1 एम्पेयर क्या होगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। सब एकदम बेसिक चीज है। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। करंट क्लियर हो गया। एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, करंट के बाद हम लोग देखेंगे वोल्टेज। वोल्टेज, घर में हम लोग हमेशा देखते हैं कि वोल्टेज कम, वोल्टेज ज़्यादा, इस तरह मतलब आम जिंदगी में हम लोग इस तरह की बातों को करते हैं, वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा। लेकिन वोल्टेज है क्या, ये वोल्टेज क्या है, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं डिफरेंस जो होता है आपके पोटेंशियल का, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। इसीलिए वोल्टेज का एक और नाम हम लोग हमेशा देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे समझेंगे, सबसे पहले समझिए कि मतलब ये सब चीज़ें किताबें में नहीं मिली, किताबों में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। चलिए समझते हैं कि मान लीजिए दो को पानी का पाइप, ठीक, ये वाला में यहाँ तक पानी है, ये वाले में यहाँ तक पानी है। ठीक, अगर जब ऐसे बैलेंस में एक साथ रखे तो जब तक दोनों पानी बराबर नहीं होगा तब तक फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो इस फ्लो, जो पानी का जो फ्लो हो रहा है, उसी में किस चीज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से करंट बन रहा है, और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। वोल्टेज का मीनिंग क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ वोल्टेज का, डिफरेंस। ऐसा चीज मतलब करंट जिस वजह से हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है वो क्या है, वोल्टेज है। करंट जिस वजह से हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है वो क्या है, वोल्टेज है। कोई डाउट, पानी वाले एग्जांपल से एकदम क्लियर हो गया कि पानी जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक फ्लो करेगा। ठीक उसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस नहीं होगा दोनों तरफ, तब तक फ्लो करता रहेगा सर्किट में। जब तक फ्लो करता रहेगा तब तक एनर्जी, सॉरी, वोल्टेज जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। करंट उस सर्किट में दौड़ता रहेगा और हम बल्ब जलाते रहेंगे। और इस करंट को दौड़ाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पता है, एकदम हम मोटा भाषा में बात करें, अभी तक हम कोई टेक्निकल चीज़ों पर गए ही नहीं है, टेक्निकल चीज़ों पर गए ही नहीं है। चीज़ों को समझिए, छोटी छोटी बारीकियां हैं। जब तक फ्लो करता रहेगा तब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब तक डिफरेंस मेंटेन जब तक रहेगा, और डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी। ठीक है, तो वोल्टेज क्लियर हो गया, करंट क्लियर हो गया। तो अगर वोल्टेज और करंट को अगर हम लोग बिना ओम्स लॉ का छोड़ दें, ओम्स लॉ को बिना बताए छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा छूट जाएगा। तो ओम्स लॉ भी हम आपको समझा देते हैं। ओम्स लॉ आप 8 के क्लास की किताबों में भी देखे होंगे, 9th के में भी देखे होंगे, 10th में भी देखे होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आप पिछले क्लासेस में जो नॉलेज था उसको भी इधर गैदर करके कंटिन्यू रखें। तो ओम्स लॉ क्या है, सबको पता है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन कब,
कब होता है? कभी कभी पूछ देगा आपसे कोई कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप सीधा सीधी बोल दीजिएगा कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। लेकिन कब? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, जितनी बाकी पैरामीटर्स है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? डेफिनेशन वाइज जाए तो वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। कोई दिक्कत? अब इसी ओम्स लॉ की वजह से हम लोग को रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हम लोग सुनने को आता है रेजिस्टेंस, इसी ओम्स लॉ की वजह से हम लोग को रेजिस्टेंस का जो टर्म है वो हम लोग को सुनने के लिए आता है। तो V चीज़ों को समझिए, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो हमारा ओम्स लॉ बता रहा है, लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो V को अगर हम लोग इक्वल टू कर दें तो I और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो R, ये हमारा बन गया। और यहीं पर आता है हमारा रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर। और ये इक्वल टू कहाँ से आया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो लिखे थे उसको हटाने के लिए हम लोगों ने ये आर को ले आया। अब ये आर क्या है? रेजिस्टेंस है, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग बेसिक सब पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको संक्षिप्त में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो कम से कम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे अगर हम लोग देखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आगे अगर हम लोग देखें चीज़ों को तो रेजिस्टेंस क्या है? और ये तो होंगे ना आप लोग 8, 9, 10th में। तो रेजिस्टेंस क्या है? सोचिए, थोड़ा सा जोर लगाइए। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे भैया, तो रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी आप लोग को रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए हैं। ओपोजिशन जो है फ्लो ऑफ करंट, किसी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है उसको रोकने के लिए आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपको कोई ना कोई तो रोकने आएगा। आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई आपको रोकने आएगा। तो उस रुकावट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द ओपोजिशन, मतलब रुकावट। किस चीज के रुकावट की बात कर रहे हैं हम लोग? फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, उसको जो रुकावट डालता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू रो, एक रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये एल क्या है ये भी समझने वाली चीज है, ए क्या है ये भी समझने वाली चीज है, और ये रो क्या है ये भी समझने वाली चीज है। रो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं, रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? सब चीज आप लोग पढ़े हुए हैं, 8, 9, 10th में आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं, तो हम बस एक रिकॉल करा रहे हैं। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है आपका? थोड़ा जोर लगाइए। रेजिस्टिविटी आपके किस मटेरियल का बना हुआ है, जो आपका कंडक्टर है वो कौन से मटेरियल का है, एल्यूमिनियम का है कि कॉपर का है कि गोल्ड का है, किस चीज का बना है, इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। और लेंथ, ये एल जो है वो लेंथ है, किसका लेंथ है? कंडक्टर का लेंथ है। और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग ए कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रुकावट है। रुकावट मीन्स ओपोजिशन। ओपोजिशन किसका ओपोजिशन भैया? इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो का ओपोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे?
फ्लो ऑफ करंट के ओपोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जब क्लियर हो गया, वोल्टेज क्लियर हो गया, आपका करंट क्लियर हो गया, तो अब हम लोग पावर पे काम करेंगे। पावर यानी दबदबा। चलिए समझते हैं। पावर क्या है, रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। किस रेट से हम लोग एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर। ठीक है, पावर का सिंबल क्या है हमारा पी, एसआई यूनिट क्या है, वॉट है, और जूल पर सेकेंड वॉट को ही कहते हैं हम लोग। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में आते हैं कि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेस्ला। पावर जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है कि टेस्ला क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी